यूपी में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का किया गठन। बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की शक्ति। दुरुस्त होगी यूपी की कानून व्यवस्था। उद्धव ठाकरे को ललकारते हुए कंगना रनौत ने आदित्य पर साधा निशाना। मूवी माफिया से सुशांत मर्डर, ड्रग्स मामले में भंडाफोड़ करने से बौखला गई सरकार। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर संसद में उठी आवाज। बीजेपी सांसद रवि किशन की मांग, पहले हो जांच फिर सख्त कार्रवाई। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा। ड्रग्स डील के लिए मां का फोन इस्तेमाल करती थी रिया। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद पर सुनवाई पूरी। पुलिस कस्टडी को लेकर थोड़ी देर में फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम से एक विशेष पुलिस बल का गठन किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यूपी एसएसएफ पर औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्रमुख स्थल, हवाई अड्डे, मेट्रो और खासकर कोर्ट कचहरी और अन्य संस्थानों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस फोर्स को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का नेतृत्व एक एडीजी लेवल के अधिकारी करेंगे और फोर्स बिना वारंट के किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है और बिना सर्च वारंट के कहीं भी तलाशी कर सकती है और एसएसएफ के कार्रवाई में कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले सकता। लेकिन इसमें शर्त यह है कि एसएसएफ के जवान को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं उसने अपराध किया है। सरकार ने भी यह प्रावधान किया है कि प्राइवेट कंपनियां भी चाहें तो भुगतान करके एसएसएफ की सेवाएं ले सकती हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दी थी। अब गृह विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। शुरुआत में एसएसएफ की 5 बटालियन होगी और जिन्हें फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और इसको एक बड़े अधिकार दिए गए हैं। इसमें जो भी फोर्स में जो जवान तैनात होंगे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अत्याधुनिक बनाया जाएगा, उनको संचार इंटरनेट के अत्याधुनिक चीजों से उनको लैस किया जाएगा। इसके पहले राज्य में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की होती थी और अब एसएसएफ की इसमें अहम भूमिका हो गई है और जिसका मुख्यालय राजधानी लखनऊ में माना जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की जो बड़ी वजह कि गठन क्यों किया गया उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल हाल के वर्षों में कुछ बड़ी घटनाएं यूपी में हुई थी, खासकर कोर्ट परिसर में गोलीबारी और हत्या, और जिसको देखते हुए यूपी एसएसएफ का गठन किया जा रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि सीएम योगी की स्पेशल फोर्स यूपी में अपराध पर कितना लगाम लगा पाएगी। एसटीएफ, एसओजी और तमाम फोर्स पहले से भी है। एसएसएफ का गठन फिर क्यों किया जा रहा है? क्या यूपी पुलिस अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही है? क्या इस फोर्स के गठन से यूपी पुलिस पर दबाव कम हो जाएगा? पैसा देकर कोई भी कंपनी इसकी सेवा ले सकती है तो फोर्स स्पेशल कैसे? क्या अब यूपी में मेट्रो की, एयरपोर्ट की, ये तमाम जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ के ऊपर होगी? ये तमाम वो सवाल हैं और इनको जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अपराध पर नियंत्रण किया जाए और एसएसएफ के तर्ज पर, जैसे सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ के तर्ज पर यूपी की अपनी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है। कैसे ये काम करेगी और क्या इसको शक्तियां हैं और इससे कितना लाभ यूपी को मिल सकता है, अपराध पर कितना नियंत्रण होगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे हम सबसे पहले करवा दें। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रही हैं सुमन अर्पण आहूजा जी,
राजनीतिक समीक्षक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्वेतांग पांडे जी हैं, नेता कांग्रेस लखनऊ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर अरुण चौबे जी। चौबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पूर्व IPS महेश मिश्रा सर भी हैं। महेश सर, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अरुण जी आपके पास आएंगे। बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो जो UPSSF का गठन किया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है और किस तरीके से काम करेगी? जी, सबसे पहले तो आज हिंदी दिवस है, तो आपके माध्यम से मैं पूरे देश को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में जो उत्तर प्रदेश से माफिया प्रदेश बना दिया गया था और इससे अपराधियों के जो बुलंद हौसले थे, उन हौसलों को तोड़ने के लिए, उन हौसलों को उनको पस्त करने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है, जिसपे कि पूरी तरीके से यहाँ अपराध की कमर टूटेगी। जो संस्थागत अपराध है उसको ध्वस्त किया जाएगा, जैसा कि अन्य माध्यमों से कर भी रही है सरकार। और कोर्ट परिसरों में जो पूर्व हत्याएं हुई, आप देखें कि आगरा में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष की हत्या, जिस बिजनौर में हत्या हुई, जिसके मामले में हाई कोर्ट के उस समय के जस्टिस ने कहा भी, तो उसको लेके किया जा रहा है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून का शासन स्थापित करना है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का अपराध का खौफ न हो। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किया जा सके, स्थापना की जा सके, अपराध को खत्म किया जा सके, इसके लिए इस प्रकार के विशेष दल की गठन किया जा रहा है। अच्छा, श्वेतांग पांडे जी, अब देखिए यूपी में मुख्यमंत्री ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है और माना जा रहा है कि जैसे केंद्र की CISF है, उसी तर्ज पर यूपी की अपनी SSF स्पेशल फोर्स होगी। तो ये जो अधिसूचना जारी की गई, उसमें कांग्रेस का क्या पक्ष है? चलिए, आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स का मामला है तो हमारे साथ पूर्व IPS महेश सर है। महेश सर, जिस तरीके से अब इस नए फोर्स का गठन किया जा रहा है, SSF का, UPSSF का, ये माना जा रहा है कि ये CISF के तर्ज पर इसका गठन होगा। जैसे CISF जो है एयरपोर्ट, मेट्रो और बाकी जो ऐसे प्रमुख प्रतिष्ठान, उनकी सुरक्षा का जिम्मा उसके ऊपर होता है, तो यूपी में ये जो UPSSF है कुछ इसी तर्ज पे काम करेगी। ये माना जा रहा है कि यूपी में अपराध पर नियंत्रण में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसके बारे में थोड़ा आपसे समझेंगे, और क्या यूपी में UPSSF की जरूरत है अभी? देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण का प्रश्न है जी, ये पूरा का पूरा दायित्व सिविल पुलिस के ऊपर है। उसको धार्मिक पुलिस कहते हैं जी, जिला पुलिस कहते हैं, उसके ऊपर दायित्व है। हाँ, इसके अलावा हमारे 1948 में प्रोविंशियल आर्म हॉस्पिटल का गठन हुआ और जिसमें PSC की बटालियन स्टैब्लिश हुई। हाँ, और PSC बटालियन स्टैब्लिश हुई तो आप उस समय जब PSC स्टैब्लिश हुई थी तो यही बटालियंस इवन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर, वहां तक तैनात की है हमारी PSC। अच्छा, धीरे धीरे ये विड्रॉ कर ली गई और ये बटालियंस जो है स्ट्राइकिंग फोर्स के स्ट्राइकिंग रिजर्व के रूप में से काम दिया जाने लगा। जहां कहीं भी कम्युनल राइट्स हो, जहां पर कोई कानून व्यवस्था और भारी समस्या उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर इस फोर्स को भेजा जाने लगा, PSC को। जी, धीरे धीरे पोजीशन इतनी डाइल्यूट हुई कि PSC का जो विकास है वो इतना हो गया कि हर जिले में PSC की 1-2 कंपनी, जो बड़े बड़े जिले हैं वहां 1-2 कंपनी, 3-3 कंपनी, करीब 8-8 कंपनी रहने लगी। जैसे मेरठ है, बनारस है, तो वहां 8-8, 10-10 कंपनियां रहती है जी। और वो सुरक्षा और वो कानून व्यवस्था में सहयोग कर रही है, यानी सिविल पुलिस को सहयोग कर रही है वो। उनकी चौराहे पे ड्यूटी, उनके मेले में ड्यूटी, उनकी श्राइन पर ड्यूटी, हर जगह ड्यूटी लगी हुई है जी। इसके बाद जब ये और धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो रूटीन में ड्यूटी आ जाती है, क्योंकि यदि सरकार ने सोचा है कि हमारी जो न्यायालय परिसर है, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो, इलाहाबाद परिसर हो, चाहे लखनऊ खंडपीठ हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हो, तो वहां पर, क्योंकि अभी एयरपोर्ट तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दिखता है, CISF सारे जो हिंदुस्तान के एयरपोर्ट में सभी तैनात है। तो जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है उसके डिफरेंट रूल्स है। सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल फोर्स, रिफाइनरीज है, जैसे मक्का रिफाइनरी है, तो वहां पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इंस्टॉलेशन पर CISF पर उसी तर्ज पर
यूपी का मानना यह है कि जो हमारे ये मॉडर्न इंस्टॉलेशन है, खासतौर से माननीय उच्च न्यायालय की सुरक्षा का प्रश्न बड़ा अहम प्रश्न है वो आज की तारीख में, क्योंकि वहां अक्सर घटनाएं हो जाती है, चाहे वो जिला न्यायालय हो चाहे माननीय उच्च न्यायालय परिसर हो। हाँ। इसके अतिरिक्त जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, जैसे मेट्रो है या हम जो एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे यूपी स्टेट के अंदर है, चाहे उनकी सुरक्षा का दायित्व हो, तो इसके लिए यदि गठन किया जा रहा है तो ये गठन किया जाना और खासतौर से क्योंकि यदि ये फोर्स गठित होगा तो इस फोर्स का रिक्रूटमेंट नंबर 1, नंबर 2 उनकी ट्रेनिंग, नंबर 3 कि उनका रख रखाव, उनकी बटालियंस का कंस्ट्रक्शन, मतलब काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व है अभी जी। तो ये गठन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें स्पेशलाइज्ड फोर्स चाहिए फोर्स की सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान उनकी सुरक्षा के लिए, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, पुलिस सुरक्षा के लिए। कानून व्यवस्था का सवाल है तो इसका मैं नहीं समझता इसका कानून व्यवस्था से जो तो मतलब ये वो जिला पुलिस पे कानून व्यवस्था रहेगी सर, वो जिला पुलिस होगी। लेकिन पीएससी के बारे में कहा जा रहा सर, जिससे आपने पूरी स्थापना की बात बताई कि पीएससी की स्थापना की कहानी क्या है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ऐसे प्रतिष्ठानों में पीएससी भी लगाई जाती है, तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये लोग उतने ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर वर्तमान हालात के हिसाब से देखें तो अपराधी जो है वो काफी हाईटेक हो चुके हैं, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एसएसएफ में विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी जो यहाँ के कमांडोज होंगे, चाहे वो संचार व्यवस्था की बात करें, चाहे उनको विशेष हथियारों से लैस किया जाएगा। तो यानी अब जो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी के पास होगी इसमें ट्रेन फोर्स के लोग होंगे और इनको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। ये बिल्कुल सही है, राइट्स दिए गए हैं, उसमें उनको राइट दिया गया है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध होता है तो कॉर्पोरल ऑफेंस को कमिट होता दिखते हैं तो अरेस्ट कर सकते हैं। यदि उनको सस्पिशन है, यदि उनको शक है, संदेह है कि यहाँ पर कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी को कंसील किए हुए, पहचान को छुपाए हुए है और वो किसी भी ऐसी अराजक किसी भी एक्टिविटीज में या जो गैर कानूनी एक्टिविटी उसमें शामिल हो सकता है, तो उसको अरेस्ट करने का अधिकार दिया गया है। बल्कि अधिकार तो यहाँ तक दे दिया गया है कि यदि वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और उसके दौरान यदि कोई घटना घटित होती है तो उनको कोर्ट कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा उस एक्टिविटी का। उनकी उस कार्यविधि के लिए, उसके मतलब उनके किए गए कार्य के लिए कोई भी न्यायालय ऑडियंस लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए, यानी उस अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा किसी न्यायालय, उनको उस क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो ये विशेष शक्तियां दी गई है जी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस में रिफ्लेक्स से काम आता है। मैं बताऊंगा आपको कि जो पुलिस किस तरह से रिएक्ट करती है, यदि न्यायालय की सुरक्षा का प्रश्न है, एयरपोर्ट की सुरक्षा का प्रश्न है, मेट्रो की सुरक्षा का प्रश्न है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी से कभी ना कभी ग्रसित रही है और टेररिस्ट एक्टिविटी इन परिसर में हुई है, चाहे वो लखनऊ परिसर हो, चाहे बनारस परिसर हो, तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड फोर्स की जरूरत हमें इसलिए है कि उसकी रिफ्लेक्सेस, उसकी निगाह इतनी तेज और पैनी होनी चाहिए कि वो पहचान सके उस भीड़ के अंदर कि कौन आदमी किस गतिविधि में शामिल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, और यदि वो जब उसकी एक्टिविटी देखता है तो उतनी तेजी से रेस्पॉन्ड करे उसको, उतनी तेजी से पकड़े, उतनी तेजी से उसको ओवर कर ले, तो ये बड़ा जरूरी है। अक्सर देखा जाता है, यदि आप देखें वीआईपी सुरक्षा में पुलिस हो सकता है हमारा, तो वो उसके रिफ्लेक्सेस डेड हो चुके हैं, वो ये मान चुका है कि रूटीन में जाएगा, लग जाएगा, एक पॉइंट पर उसकी ड्यूटी है, वहां खड़ा रहेगा और तमाशा देखता रहेगा। उसको ये नहीं मालूम कि किसी भी वीआईपी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि आतंकियों से या टेररिस्ट टारगेट है, जो वो निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है। तो ये अच्छी बात है कि एक फोर्स का गठन किया है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब 112 का गठन हुआ था, 112 का, यानी जो बनाई गई थी हमारी जो पिछली सरकार में बनी थी जी, तो ये 112 और इसमें हुआ क्या, 100 डायल में पीएससी से इंटैक्ट किया गया था फोर्सेस को, और इंटैक्ट करने से क्या हुआ कि कम से कम 5-6 बटालियन खाली हो गई, यानी 5 to 6 बटालियन खाली हो गई, सारा का सारा फोर्स इंटैक्ट कर दिया 100 डायल में, जो आज 112 कहलाता है इस समय 112 जी। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि ये 5 बटालियन जो खड़ी होने जा रही है, तो इस 5 बटालियन में, 5 बटालियंस में कृपया करके पीएससी से इंडक्शन ना हो, क्योंकि पीएससी से यदि इंडक्शन हुआ तो आप समझिए कि पीएससी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका, पीएससी का। ठीक है सर, बाकी और इसके तकनीकी पहलू पर विस्तार समझेंगे आपके, कांग्रेस का पक्ष लेना बहुत जरूरी है। श्वेतांग जी, देखिए जो यूपी एसएसएफ का गठन किया गया है, ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में आप देखिए कि यूपी में कई कचहरी परिसर में धमाका हो गया था, कई लोगों की वहां पर हत्या कर दी गई थी, और ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं जिनको उड़ाने की धमकी दी जाती है आतंकवादियों की तरफ से, तो उससे निपटने के लिए, अपराध पर नियंत्रण के लिए इस फोर्स का गठन किया जा रहा है। तो इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? जी, सबसे पहले मैं नेशनल वॉइस के सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।
जी। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी श्रोतागण एवं पैनलिस्ट को। जी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी है उसके तृतीय सर्ग से मैं 2 लाइन कहूंगा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह बैठी सरकार दमनकारी नीतियों का दमनकारी यंत्र साबित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा। उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, पहले फोर्स की बात कर लीजिए। ये कैसे ये दमनकारी होगा, कैसे दमनकारी होगा, इसका बताने के लिए मैं बता रहा हूं। जी। आधुनिक भारत का ये रोलेट एक्ट है। अच्छा, ये काला कानून है। कैसे? इसका राजनीतिक दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अच्छा। आप बात कर रहे थे कि कोर्ट परिसर में कितनी घटनाएं हुई, सुनिएगा। दिसंबर 2019 में बिजनौर में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हत्या कर दी गई। हाँ। ठीक, उसके बाद यूपी बार काउंसिल चेयरपर्सन दरवेश कुमार यादव आ रहे हैं अरुण जी, आ रहे हैं, सुन लीजिए पहले। छत्तीसगढ़ थी जी। हाँ। आगरा में उनकी हत्या कर दी गई। हाँ। मुजफ्फरनगर कोर्ट में वकील के भेष में आए थे और गैंगस्टर विकास त्यागी की हत्या कर दी गई थी। हाँ। आप सुनिएगा, मैं लैंग्वेज पे आऊंगा, कोर्ट के लैंग्वेज पे। मेरे सहयोगी महेश मिश्रा जी पैनल में बैठे हुए, मैं उनकी बात पूरी तरीके से सुन नहीं पाया था, कुछ टेक्निकल इशू था। अच्छा। सुनिएगा, कोर्ट ने कहा था कि it will seek the deployment of central forces if the state government is not up to the task। अगर प्रदेश सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएगी तो हमें केंद्र सरकार से मदद मांगनी होगी। अब इनके मुख्य पॉइंट क्या है? अरेस्ट विदाउट वारंट। और कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट को अगर कुछ करना होगा तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। क्या सरकार संविधान से ऊपर हो गई है? संविधान में सबको हक अपना पक्ष रखने का अधिकार है। सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का पूर्णतः विरोध करती है। और हम रोड से लेकर के कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि ये दूसरा रोलेट एक्ट साबित होगा। हमारे साथ सुमन जी हैं। पूरी तरीके से काला कानून साबित होने जा रहा है। जी, काला कानून। जी, ये काला कानून आपके मुताबिक काला कानून है। और भी पैनलिस्ट आ रहे हैं सर, और भी पैनलिस्ट आ रहे हैं। प्रवक्ता महोदय हैं। जी। मैं इनके भाषा पे पूर्णतः विरोध करता हूं। क्यों? शायद इन लोगों की कथनी और करनी का ही अंतर है। हाँ। कि इन लोगों ने आतंकवादियों को जी कहने वाली पार्टी जो है देश के प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक के संस्थानों, कोर्ट परिसर या धार्मिक संस्थानों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा का आंकड़ा मैंने सुना, यहाँ पर सुरक्षा का आंकड़ा है मेरे पास। ठीक है, अब आ रहे आपके पास। ठीक है अरुण जी, अभी एक और मेहमान हमारे साथ हैं। पहले राउंड में उनको भी ले लेते हैं, इसके बाद आप लोग तर्क उतर करिए। अरुण जी, श्वेतांग जी हमारे साथ एक और मेहमान है, उनको भी डिबेट में लेते हैं। हमारे साथ सुमन जी भी हैं। अब सुमन जी को ले लें, क्योंकि हमको ब्रेक लेना है। आप उनका जवाब दीजिएगा, हमको एक ब्रेक लेना है। सुमन जी को ले लें डिबेट में। सुमन जी देखिए, यूपी में यूपीएसएसएफ का गठन किया गया। तर्क ये दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुए, जिस तरीके से वहां पर हत्या की गई थी, तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस एक्ट का गठन किया गया, इस फोर्स का गठन किया गया, ऐसा कहना है। लेकिन अब कांग्रेस ने बताया ये तो काला कानून है। तो जी पांडे जी, मैं आपकी बात का खंडन करती हूँ। हाँ। जब सपा और बसपा के राज से जो जंगल राज चल रहा था, हाँ। आज उस जंगल राज पर अंकुश लगाने के लिए एसएसएफ सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी। अच्छा। क्या आपने अभी जो कहा है, संविधान इस देश में सर्वोपरि है, न्याय इस देश में सर्वोपरि है, लेकिन क्या हमारी आंखों के सामने कोई कोर्ट परिसर में बम लेकर घूम रहा होगा तो क्या हम मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इंतजार करेंगे? क्या हम ब्लास्ट होने के बाद सोचेंगे कि हमने पहले क्यों नहीं चेकिंग की? सुमन जी, मुझे जवाब देना है। सुमन जी, मैं आपको जवाब दूंगा, इसका मेरे पास जवाब भी है। इसका आप बोल दे, सुमन जी आप बोले, क्योंकि इनका दर्द है कि आतंकवादियों को भी ये साठगांठ रखते हैं। सुमन आतंकवादियों को ये लोग जो है, आप अगर भली बाती संविधान से परिचित है, तो आपको भी पता होगा कि संविधान कहता है होना स्वाभाविक है। ठीक है, देखिए श्वेतांग जी, जब कोई भी सिस्टम बनता है, जब कोई कानून बनता है या कोई किसी फोर्स का गठन होता है, तो उसमें प्लस माइनस हर चीज होता है।
और प्लस इनको माइनस डालना हर जरूरी चीज होता है, उस पर जो डिबेट कि होनी अपराधी चाहिए, है। लेकिन सिर से हर चीज को खारिज कर देना ये तो विपक्ष की आदत है। लेकिन महेश और आप तो समझना चाहेंगे कि जो विपक्ष की चिंता है वो एक वाजिब है कि भाई इसमें ये एक प्रावधान किया गया कि बिना वारंट के किसी की गिरफ्तारी होगी और बिना वारंट के कहीं भी सर्च ऑपरेशन किया जा सकता है। देखिए सबकी अपनी चिंताएं हैं इस तकनीकी, हमने कहा था तकनीकी पक्ष को हम समझेंगे महेश से। महेश सर देखिए इसमें इसलिए भी किस वजह से उनको ये स्पेशल पावर दी गई है, इसको जरा आप विस्तार से समझाएं, और क्या इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि मिसयूज तो हर कानून का होता है और हम होते देख आ रहे हैं, तो इसके चलते कोई फोर्स का गठन ना हो, और इसमें ये जो ताकत दी गई है इसका किस तरीके से मिसयूज हो सकता है और ये ताकत देना कितना जरूरी था? ये ऐसा है कि जहां तक बिना वारंट की गिरफ्तारी का प्रश्न है जी, तो सीआरपीसी के तहत, यानी हाँ। जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हाँ, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हाँ। कोई भी व्यक्ति, यानी पुलिस ही नहीं, आप भी प्राइवेट व्यक्ति भी, यदि उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो वो जो व्यक्ति घटित कर रहा है उसको अरेस्ट कर सकता है, पकड़ सकता है, हाँ, और उसको पकड़कर वो पुलिस को सौंप सकता है। हाँ, ये ताकत एक प्राइवेट आदमी को दे दी है। ऐसा नहीं कि हम पुलिस को ही पावर है, हाँ। पुलिस के पास तो है ही सिविल पुलिस के पावर, हाँ। और ये कोई ऐसी नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे दी गई हो हाँ, कि विदाउट वारंट। अरे भाई वो कोर्ट पर्सन में तैनात यदि फोर्स कोर्ट पर्सन के अंदर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखता है तो वो वेट क्यों करेगा सिविल पुलिस के आने का? हाँ, वो तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करके निश्चित रूप से वो जो संबंधित थाना है वहां पर ले जाया जाएगा उसको। जो आगे की कार्रवाई है वो थाना अध्यक्ष को करनी है, हाँ। जो सिविल पुलिस है उसको करनी है, इस फोर्स को नहीं करनी है। हाँ। इस फोर्स को तो ये सुनिश्चित करना है। चलिए कि श्वेतांग वो जी, जो आपकी शंका थी उसका कुछ निवारण हुआ? क्योंकि देखिए अगर कोर्ट में, मेट्रो में, एयरपोर्ट पे अगर कोई संदिग्ध दिखता है, जब तक वो वारंट लेने जाएंगे गिरफ्तारी का तब तक वो तो भाग जाएगा, तो ऐसे में वो गिरफ्तार करके यूपी पुलिस को ही सौंपेगी। ये सशक्त जो है गिरफ्तार करके यूपी पुलिस को ही सौंपेगी, और जान माल की सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट है जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है इस एक्ट के तहत कि यदि वहां पर किसी परिसर में या किसी ऐसे परिसर में जाने की कोशिश है, एक बात और कहना चाहता हूँ श्वेतांग जी, उसमें एक क्लॉज ये भी है, उसमें एक क्लॉज ये भी है कि जो भी एसएसएफ के जवान होंगे उनको सुनिश्चित करना होगा कि जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं वो सस्पेक्ट है, उसके ऊपर आरोप साबित हो रहा है, तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अंजनी जी इस बार देखिए ऐसा है, सस्पिशन का जहां तक सवाल है, श्वेतांग जी आपकी टिप्पणी पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी श्वेतांग जी बोलिए। जी हाँ, इस बात की जवाबदेही कौन तय करेगा? हाँ। कि जो भी पुलिस पर्सनल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में डिप्लॉय हो रहे हैं, हाँ। वो किसी मंत्री या किसी बड़े अधिकारी के निर्देशन में काम नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। नंबर एक बात, महेश मिश्र जी आप मुझे ये बताएं कि एवरी राइट इज अ मॉरल एज वेल एज लीगल, आप इससे पूर्णतः परिचित होंगे, ठीक है? इनोसेंट इन प्रूवन गिल्टी, संविधान ये भी कहता है, आप इससे परिचित होंगे। आप मुझे कुछ संवैधानिक हक बता दें और जिससे आप मुझे सहमत कर पाए। आर्टिकल 21 कहता है कि अनलॉफुल अरेस्ट इज अ वायलेशन। आर्टिकल 22 का पहला नो पुलिस। अरे श्वेतांग जी आप इतने आर्टिकल धारा मत समझाइए, सीधे सीधे ये देखिए। आपको मालूम है महेश सर ने ये कहा कि अगर कोर्ट परिसर में कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो किसी की हत्या कर सकता है, तो पहले जब तक फोर्स वाले जाएंगे वारंट लेने तब तक तो कांड कर देगा। जी सुमन जी आप कुछ कहना जा रही है? सुमन जी को सुनिए, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा, न्याय और कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमारे संविधान में ये भी कानून है कि संविधान संशोधनीय है। देश के ऊपर कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए, जनता पर आंच नहीं आनी चाहिए। संविधान संशोधनीय है, उसमें परिवर्तन होते रहे हैं और होते ही रहेंगे। लेकिन पुलिस पर्सनल किसी के दबाव में काम करेंगे तो वो देखिए श्वेतांग जी हमको एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। इस तरीके से तो जब ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था तब भी आपने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगा, उनको पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जब भी कोई कानून बनता है या किसी चीज का ऐसा गठन होता है
तो ठीक है, एक तर्क उस पर स्वच्छ बहस होनी चाहिए, लेकिन सिरे से उसको खारिज कर देना कि भाई अगर हर चीज में आप शक ही करेंगे, नहीं भाई ये तो सरकार से नियंत्रित है, आप सीबीआई को भी बोलते हैं सरकार से नियंत्रित है, आप ईडी को भी बोलते हैं आप सीबीआई सरकार से नियंत्रित है, आप सभी संस्थानों को, यहां तक आप कोर्ट को भी बोल देते हैं कि ये सरकार से संचालित है, तो फिर ऐसे तो किसी संस्थान पर आपका विश्वास रहेगा नहीं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, इसके माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं जिस पर भी चर्चा होना बेहद जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद राजनीति, समाज, शहर, गांव, यूपी है देश की शान। आप हैं यूपी की जान और हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली में यूपी भवन में नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम नए अंदाज में। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। ज्वलंत सवाल, देश मांगे जवाब, कहीं जटिलता कहीं बवाल, हर बड़ी खबर का हम बताएंगे मर्म। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। राष्ट्र धर्म जल्द आ रहा है दीपक शर्मा के साथ सिर्फ नेशनल वॉइस पर। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशुआ। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशुआ आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशुआ आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राजपथ में आपका स्वागत। राजपथ में बड़ी बहस इस बात को लेकर हो गई कि यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इसमें कई राइट्स दिए गए हैं। इसमें ट्रेंड जो है कमांडोज होंगे, जो वीआईपी प्रतिष्ठान है, कोर्ट है, कचहरी है, मेट्रो है, हाई कोर्ट है, एयरपोर्ट्स हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास होगी। इसके अलावा इसमें एक और व्यवस्था है कि अगर कोई प्राइवेट बड़ी कंपनी है, संस्थान, वो चाहती है कि भाई हमारी सिक्योरिटी एसएसएफ करे तो वो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, वो उसके पात्र हैं, उसका खर्च वहन करके वो सुरक्षा ले सकते हैं। अब इसमें एक दो बात ये सामने आई कि भाई इनको स्पेशल कुछ पावर्स दी गई हैं, जैसे कि बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के सर्च वारंट के किसी के यहाँ ये तलाशी ले सकते हैं। चूंकि इन जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास है तो इस वजह से इसमें इनको ये ताकत दी गई। लेकिन विपक्ष ने जो इसके एक माइनस पॉइंट को पकड़ा कि इससे हो सकता है कि इसका मिसयूज हो, तो हर कानून का, हर संस्था का कुछ मिसयूज होने की बात होती है। अब अरुण जी, अब आप कैसे अपने विपक्षी साथियों को इस बात को लेकर संतुष्ट दिला पाएंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगना अलग बात है, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर स्वस्थ बहस हो उसको आप नकार नहीं सकते। जो विपक्ष की चिंताएं हैं वो वाजिब होनी चाहिए। अगर विपक्ष को इस बात की चिंता है कि अगर इतनी खुली छूट दी जाएगी तो हो सकता है उसका मिसयूज हो, क्योंकि अभी देखिए हाल फिलहाल में हर चीज के मिसयूज की बात सामने आ रही है, तो आप विपक्ष को कैसे भरोसा देंगे कि इसका मिसयूज नहीं होगा? और श्वेतांग जी, आप पहले ध्यान से सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए अरुण जी। जी बिल्कुल। देखिए अंजनी जी, हाँ। विपक्ष की चिंता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हाँ। और सत्ता पक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष की चिंताओं को ध्यान दें और इनको संतुष्ट करें। हाँ। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि किसी भी राज्य की सरकार को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उत्तम कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसके विशेष अधिकार होते हैं। हाँ। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में पूर्व में एसटीएफ का 1998 में गठन हो चुका है, जिसने कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की कमर तोड़ने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया गया,
और जिसका कि आप देखेंगे कि 2014 के बाद उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के माध्यम से वहां पे आतंकवाद को कितना हद तक कम किया गया है। और सीए जैसे कानून लागू होने के बाद भी उसी एक्ट के कारण वहां पूरी तरीके से शांति बनी रही, जनजीवन सामान्य तरीके से चलता रहा। तो इन्हीं प्रावधानों और अनुभवों के कारण और विशेष रूप से हाई कोर्ट का भी कहना, तो एक उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि जो गिरफ्तारी की बात की जा रही विपक्ष द्वारा कि इसका जो है मिसयूज होगा, बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी होगी और कहीं पे भी वारंट का सर्च करने का अधिकार होगा। तो मैं बता दूं कि जब तक माननीय महेश मिश्र जी ने भी बताया कि जब तक कार्यस्थल पे कार्य कर रहे पुलिस उन जवानों को पूरी तरीके से विश्वास न हो जाए कि यह अपराधी है, तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। और गिरफ्तारी कहीं से भी नहीं होनी है, गिरफ्तारी कार्यस्थल पे होनी, जैसे कि कोर्ट परिसर में हो या किसी धार्मिक स्थल पे या किसी रेलवे या ऐसे जगह पे कोई हमें सामने हो कि सामने वाला टेररिस्ट है या गंभीर अपराधी और जो कि समाज के लिए अभी खतरनाक साबित हो सकता है, पता चले कि वारंट लेने जाए, वारंट लेने के दौरान अपराधी भाग जाए या उस दौरान कोई सबूत नष्ट करे, तो इसकी सबसे अधिक संभावना है। तो वो जो है इस ये सिचुएशन ना आए, इसलिए जो है वारंट के पंचायत से नहीं पढ़ना है। हाँ, उसके बाद जो है वो मामला अगर वो गलत होंगे या जो कुछ भी होगा तो राज्य सरकार से इजाजत लेना होगा, उन पे बकायदे उस मामले में जो कार्रवाई होगी, जो जांच होगी, प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसका पूरा का पूरा पालन किया जाना है। इसलिए कहीं से भी किसी को, विपक्ष को या किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है कि किसी पर मिसयूज होगा। और मिसयूज की जो बात है, तो मिसयूज तो दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं जिसका थोड़ा बहुत न होता। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि योगी सरकार में इस कानून का 1% भी मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि यह कानून जो है अपराध की कमर तोड़ने के लिए, श्वेतांग जी देखिए, श्वेतांग जी महेश सर ने भी यही बात कही कि पुलिस नहीं, जो प्राइवेट फोर्सेस हैं उनको भी इस बात का हक है कि वो भी बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर सकती हैं। ऐसे में एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जा रहा है, उनको विशेष अधिकार दिया गया है। तो अब जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात रखी गई है, संतुष्ट हैं आप? प्रदेश में अपराधियों को चिन्हित किया जाए, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, इससे प्रदेश की सुरक्षा बढ़ेगी। नंबर एक बात, इससे कोई भी नागरिक हमेशा संतुष्ट रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी की कोई पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का, कोई अन्य हो या सामान्य नागरिक। पहली बात। दूसरी बात, चौबे जी पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जो कि जम्मू कश्मीर में बात कर रहे थे, उसमें भी हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर करके जो भी संबंधित है जिसको डिटेन किया जाता है विदाउट वारंट पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में जिसको डिटेन किया जाता है, उसके पास भी अधिकार होता है कि उसका पारिवारिक सदस्य या उसका कोई भी सगा संबंधी हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर करके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए अप्लाई कर सके, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए अप्लाई कर सके और उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय ये फैसला करेंगे कि वो अपराधी है या नहीं। और सुनिए अपराधी की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में क्या आंकड़ा जारी किया था? उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण किस तरीके से बढ़ रहा है? मेरे पास आंकड़ा है। 2020 में 1216 रेप हुए, 2019 में 1292 रेप हुए, और सुनिए 2020 में 38 डकैती और 2019 में 68 डकैती, 2020 में 2032 मर्डर, 2019 में 2204 मर्डर, 2020 में। तो श्वेतांग जी अच्छा रिसर्च करके आप आए हैं, अच्छा रिसर्च करके आए भाई कितना मर्डर हुआ है। अगर अपराध पे लगाम लगाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जा रही है तो सिर्फ आपके विरोध कर देने से हो जाएगा? फिर अपराध पे लगाम कैसे लगेगा? श्वेतांग जी देखिए, श्वेतांग जी यहाँ पे अगर सार्थक आप बहस करें तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए चौबे जी श्वेतांग जी, क्योंकि देखिए नए फोर्स का गठन हो रहा है, हर दर्शक के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये क्या है, कैसे काम करेगा। अगर आप लोग ऐसे राजनीति करेंगे तो हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे, हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। श्वेतांग जी अच्छा रिसर्च करके आप आए हैं, अब कई साल के मर्डर ऑर्डर सब आप नोट करके लाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि असंगठित अपराधी जो है
जो कोर्ट परिसर में जाके हत्या कर देते हैं, जो कोर्ट परिसर में चौधरी सुनिए, ऐसे आप लोग शोर मचाओगे, ये कोई विधानसभा नहीं है, आप शोर मचाओगे तो हमारे दर्शक इस बात को समझ नहीं पाएंगे। ये विधानसभा नहीं है सर, अभी आप लोग थोड़ा सा ये आज वहां पे आपको मौका नहीं मिल पाया, तो यहाँ ऐसा नहीं करिए। सुमन जी देखिए, अब सवाल ये है कि भाई श्वेतांग जी ने कहा कि भाई फलाने अपराधियों को चिन्हित करे, ये चिन्हित करे, वो चिन्हित करे। जो संगठित अपराध है, संगठित माफिया है, उनके लिए जिला पुलिस, एसटीएफ, तमाम फोर्स का गठन पहले से किया गया। लेकिन ऐसे जो असंगठित अपराधी है, जो कि कोर्ट में मेट्रो उड़ाने की बात करते हैं, रेलवे को उड़ाने की बात करते हैं, एयरपोर्ट पे ऐसी बात करते हैं, ऐसे जगहों की सुरक्षा के लिए इस फोर्स का गठन किया गया था और इसलिए उनको स्पेशल पावर दिया गया है। अब इसमें जो एक पॉइंट श्वेतांग जी ने किया कि भाई मान लीजिए किसी को जो सस्पेक्ट है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो श्वेतांग जी कह रहे हैं भाई एक प्रावधान होना चाहिए कि उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ एक आवाज उठा सके, लेकिन यहाँ पे उसमें वो क्लॉज नहीं है। तो क्या ये एक माइनस पॉइंट है या क्या विकल्प हो सकता है, ये क्या, इसको जरा समझाएं आप। इससे पहले मैं कुछ और कहना चाहूंगी, आपकी बात का जवाब मैं जरूर दूंगी। हाँ। सबसे पहले तो मैं पांडे जी को ये बताना चाहूंगी कि नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज अगर यूपी में जब हमने ऑपरेशन क्लीन स्टार्ट किया या जंगल राज को खत्म करने के लिए प्लानिंग की, तब एसएसएफ फोर्स का जन्म हुआ। उसके अगेंस्ट आज जो ये बात कह रहे हैं, अब हम अगर एक खिलौना है या बंदूक है, अगर हम बंदूक एक फौजी को देते हैं तो उस फौज से, उस बंदूक से वो देश की रक्षा करेगा। लेकिन अगर वही बंदूक हम एक टेररिस्ट के हाथ में दे देते हैं तो वो हमारे लिए घातक होगा। यहाँ मैं इनसे पांडे जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि 70 साल तक इनकी जो कांग्रेस है सत्ता में रही, तो क्या इन्होंने केंद्र में आने के बाद भी I just want to complete my sentence. वो कोई राजनीतिक पॉलिटिकल दल नहीं है। मैं आप सुन लीजिए, मैं आप उनको सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। आप नोट कर लीजिए, आप अच्छे वक्ता हैं, नोट कर लीजिए। अच्छे वक्ता को अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। जी बोलिए। मुझे कांग्रेस से, बीजेपी से, सपा से कुछ भी नहीं लेना देना। मैं एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ कि जो न्याय और कानून व्यवस्था है वो सबके लिए समान है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कानून जो हम की न्याय व्यवस्था हम किसके हाथों में सौंप रहे हैं। आज यूपी से जंगल राज को समाप्त करने के लिए, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपी के अंदर एक एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो टेररिस्ट का एक अट्रैक्शन पॉइंट भी बना हुआ है। जैसे जैसे यूपी में ग्रोथ होगी, अपराध की संभावना भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएंगी उस टारगेट को, आगे आने वाले फ्यूचर को। क्योंकि अब हमारे विदेश की जो है, विदेश का हमारा सीधा जो विदेश की नजर है, जो उसकी जो भारत की जो गतिविधियां हैं अयोध्या पर या यूपी पर, उसकी नजर सीधा है। तो अपने देश को सुरक्षित और वो बनाने के लिए एसएसएफ को बनाया गया है। और रही बात उसकी, हर कानून में कुछ सदुपयोग होते हैं और कुछ दुरुपयोग होते हैं। राइट पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, हर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीजें होती हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस को भी दूर किया जा सकता है। किसी भी चीज को जब हम किसी भी एक्ट को लागू करेंगे तभी तो हमें उसके डिसएडवांटेज पता चलेंगे। और दूसरी बात, जैसे ही किसी भी अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी अनिवार्य है। इस एक्ट में ऐसा लिखा गया है। जी, ऐसा नहीं है। महेश सर, जिस तरीके से आपने देखा, बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को सुना, और विपक्ष ने कहा कि भाई ये काला कानून है और इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ रही थी कि भाई संगठित अपराध की आपने बताया कि जिला पुलिस है, एसटीएफ है, तमाम ऐसे फोर्सेस हैं, लेकिन ऐसे जो प्रतिष्ठान है, हाई कोर्ट है, कोर्ट है, इन लोगों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स की डिमांड थी, तो उसके लिए इसका गठन किया गया है। तो क्या अब जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, हालांकि उनकी आशंकाओं का आपने निवारण किया, लेकिन इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, कई धारा पढ़ के आए थे, उस सब बता दिया उन्होंने कि इस तरीके से इसका दुरुपयोग हो सकता है और उनके परिवार के लोगों को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया इसमें। महेश जी देखिए, ऐसा है जी, मैंने आपसे कहा कि अरेस्ट होने के बाद सारा का सारा प्रोसेस चला जाएगा सिविल पुलिस के हाथ में। अरेस्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, उसकी आगे कार्रवाई सिविल पुलिस करेगी, चार्जशीट न्यायालय भेजेगी सिविल पुलिस, उसमें केवल अरेस्टिंग पावर है केवल। यदि मान लीजिए कोर्ट पर्सन में ये ड्यूटी है, कोर्ट पर्सन मान लीजिए फोर्स तैनात है, तो कोर्ट पर्सन में जो एम्प्लॉइज है उनको कोई हेरेस ना करे, उनको कोई कन्फाइन ना कर ले, उनको रेस्ट्रेंट ना करे, कोई उनको धमकाए नहीं। ये भी इसमें लिखा हुआ है कि जिस पर्सन में तैनात है और जिस इंस्टॉलेशन में गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन तैनात है, वहां फंक्शन प्रॉपर हो, वहां पर ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट घुसकर किसी को धमकाए, टेलीफोन धमकवा सकता है, टेलीफोन से रेस्ट्रेंट कर सकता है, तो उसके लिए सिविल पुलिस एक्शन में आएगी। यदि वो खुद मौजूद है, फिजिकली मौजूद है, तो फिर ये फोर्स काम करेगी। और यदि वो टेलीफोन से धमका रहा है, टेलीफोन से रेस्ट्रेंट कर रहा है, तो फिर उसके लिए सिविल पुलिस थोड़ी बहुत जाएगी वहां अरेस्ट करने के लिए।
ये तो फोर्स जब भी अरेस्ट करेगी जब उस परिसर में कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और इस तरह की फंक्शन को रेस्ट्रेन किया जा रहा है, तो उसके लिए जरूरी है। दूसरी बात यह है कि देखिए संवेदनशीलता, आप यदि लखनऊ के अंदर गोमती नगर ब्लास्ट हो जाए और एक हाईकोर्ट परिसर में ब्लास्ट हो जाए, आप क्या समझ रहे संवेदनशीलता आपको? हाईकोर्ट परिसर में ब्लास्ट का मतलब यह इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय समाचार। गोमती नगर ब्लास्ट को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेगा, लेकिन यदि हाईकोर्ट में हो गया, यदि राम जन्मभूमि में हो गया, यदि कृष्ण जन्मभूमि में हो गया, यदि बनारस परिसर में हो गया, तो इट विल बी एन इंटरनेशनल न्यूज। हमें सेंसिटिविटी देखनी है कि किस स्थान की क्या संवेदनशीलता है। उस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस फोर्स का गठन हो रहा है। एक स्पेशलाइज्ड फोर्स हमें चाहिए। आप कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा के अंदर 4 कंपनी पीएसी, 4 कंपनी सीआरपी और करीब 300 आदमी सिविल पुलिस का तैनात रहता है वहां पर। और यदि हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्स लग जाएगी वहां पर, तो हमारी 4 कंपनी पीएसी बचेगी, 4 कंपनी सीआरपी अपना काम देखेगी तो उसको देखना है, और सिविल पुलिस अपना काम देखेगी तो उसको देखना है। तो कम से कम वो जो फोर्स बेस्ड हो रहा है सुरक्षा में, केवल सुरक्षा के लिए, तो उसको भी तो हमें बचाना है। और यदि इस फोर्स के गठन से हम उस वेस्टेज को बचाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट। श्वेतांग जी, अब तो जो आपकी आशंकाएं कुछ दूर हुई। जी मैं सुमन जी की भी बात पे कुछ पॉइंट करना चाहूंगा। सुमन जी वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड। देखिए होता क्या है मैं बताऊं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के किसी भी जैसे सीआईएसएफ है उसके तौर पर इसमें कुछ अगर करती तो समझ में भी आता। सीआईएसएफ 1960 में आती है, 1983 में उसको आर्म्ड फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैं बताऊं कि सुन लीजिए, लेट मी फिनिश सुमन जी, लेट मी फिनिश। आज हिंदी 2018 में हिंदी की शुभकामना दी है तो हिंदी में बोलो। मातृभाषा का सम्मान, देश का सम्मान। बोलने दीजिए श्वेतांग जी जल्दी भी बोलिए, तब हम बाकी अभी और भी कुछ पॉइंट उसको समझना चाहेंगे। जल्दी बोलिए, अपनी बात रखिए सर जी, कुछ और पॉइंट समझना चाहेंगे। अंग्रेजी में बोल रही थी, सुमन जी भी अंग्रेजी में बोल रही थी, इसलिए ठीक है सर, बोलिए। सीआईएसएफ ऐसी फोर्स थी। 2018 में सीआईएसएफ ने 172 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। अच्छा। और उसके बाद मैं बताऊं कि सीआईएसएफ इस देश की ऐसी फोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा हमारी जो है भारत देश की बहनें उसमें एम्प्लॉयड है। तो अगर ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई फोर्स यूपी की हो जाए, फिर क्या बुराई है? हम क्यों सीआईएसएफ पर निर्भर रहे? मैं सीआईएसएफ के तौर पर अगर गठन होता तो होता। सीआईएसएफ किसी बटालियन के तौर पर काम नहीं करती है। और माननीय महेश मिश्र जी ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन हो रहा है वो 5 बटालियनों में हो रहा है इनिशियल स्टेज पे। तो ये सीआईएसएफ के तौर तरीकों में किसी भी तरीके से ताल्लुक नहीं रखती। ठीक है, तो मैं सर इसको क्लियर करें, जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे। आ रहा है सर, एक पॉइंट क्लियर करते चले। मैं सर इसको जरा क्लियर करिए, जो सीआईएसएफ और एसएसएफ है, इसमें जो इन्होंने अंतर बताया वो बटालियन है, इसमें बटालियन नहीं है। जरा इसको आप क्लियर करें। मैं सर आ रहा है, अरुण जी आ रहा है, थोड़ा एक चीज अगर पॉइंट हम क्लियर करते चले तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे इसको। आ रहे हैं, अब हो गया। अब मैं सर अब आप समझाएं कि जो सीआईएसएफ की बात की जा रही है श्वेतांग जी की तरफ से कि भाई उसका अलग रवैया है काम करने का, ये बटालियन होगी, तो बटालियन से क्या नुकसान होगा? देखिए कोई नुकसान नहीं होगा। सीआईएसएफ, सीआरपी, बीएसएफ ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंस्टॉलेशन पर लगाती है। हाँ। जैसे एयरपोर्ट है, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, वहां की सिक्योरिटी सीआईएसएफ के हाथ में। मान ली ताजमहल है तो ताजमहल पे भी सीआईएसएफ लगा हुआ आज की तारीख में, ताजमहल पे भी सीआईएसएफ पोस्टेड है। हाँ। एयरपोर्ट पे भी पोस्टेड है। तो हमें मदद इसलिए लेनी पड़ रही है कि हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स, इसलिए हमें डिमांड करनी पड़ रही है सीआईएसएफ की, सीआरपी। ने सर जो बटालियन वाला तर्क दिया कि ये बटालियन बढ़ जाएगी, इससे नुकसान होगा, ये बटालियन वाला नुकसान कैसे होगा, जरा इनको दर्शकों को समझाएं। आवाज मिली सर? हेलो जी सर, ये हेलो श्वेतांग जी को बटालियन गठन पे कुछ आशंका है कि इससे नुकसान हो सकता है, तो बटालियन से क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं होगा डेफिनेटली। यदि हम बटालियन तो बनेगी। हमें जब फोर्स चाहिए तो जैसे पीएसी आज की तारीख में हमारे पास
30-35 बटालियन से पूरे यूपी में, तो इसी तरह से 80 बटालियन होंगी। और बटालियन मान लीजिए मथुरा में यदि हमें जरूरत है तो मथुरा में बटालियन स्टैब्लिश होगी, यदि हमें लखनऊ में जाए तो लखनऊ बटालियन स्टैब्लिश हो जाएंगी, यदि हमें कुशीनगर में जाए तो कुशीनगर में स्टैब्लिश हो जाएंगी, यदि नोएडा में जाए तो नोएडा में स्टैब्लिश हो जाएगी। तो ये बटालियन से स्टैब्लिश करनी पड़ेंगे फोर्स के लिए। भाई रहने सहने का प्रबंध होगा नहीं होगा फोर्सेस के, उनके लिए ऑफिस होगा नहीं होगा, उनके लिए आर्मरी होगी नहीं होगी, एक पूरा पैरा परनेलिया होता है साहब। ऐसी थोड़ी वो फोर्स को खड़ा कर दिया था। फोर्स को खड़ा करने का मतलब ये है कि पूरा पैरा परनेलिया, पूरा एस्टेब्लिशमेंट, उनके मूवमेंट की गाड़ियां होंगी, गाड़ियों का रखरखाव होगा, उनकी यूनिफॉर्म का रखरखाव होगा, उनके रहने, उनके परिवारों में रहने की व्यवस्था होगी। जैसे यूपी में पीएससी बटालियन से ऐसी ये बटालियन खड़ी होंगी, ये बटालियन बनाई जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि यदि इंस्टॉलेशन से, मान ली एयरपोर्ट है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है जेवर वाली, तो उसकी सुरक्षा के लिए तो वहां बना दिया एक बटालियन। मथुरा में जन्मभूमि है, वहां बना दिया एक जन्मभूमि पर, अयोध्या बना दिया है कि जहां पर राम जन्मभूमि है। तो ये माना जा रहा है आगे ये बटालियन को बढ़ाया जा सकता है सर। ये देखिए ये कुछ क्लियर है। तो जो हमारे दर्शक अभी हमको सुन रहे होंगे, क्योंकि एसएसएफ के बारे में तमाम सारी बातें हैं, चूंकि होता क्या है कि अगर कोई भी एक्ट बन रहा है, कोई फोर्स का गठन हो जा रहा है, तो उसमें दो बातें होती हैं। तो अक्सर ये देखा गया कि विपक्ष की तरफ से जो उसके माइनस पॉइंट होता है उसी पर ज्यादा हल्ला किया जाता है, तो दर्शक हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर मामला है क्या। अब सुमन जी आपके पास आएंगे। महेश सर ने एक चीज क्लियर कर दिया कि भाई देखिए, एक स्पेशल फोर्स की आवश्यकता यूपी में थी, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, और जिस तरीके से सीआईएसएफ का गठन किया गया था, ऐसे में सबसे बड़े सूबे में अपनी कोई ऐसे फोर्स की जरूरत थी, और जिस बात को लेकर माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा था। तो अब ये हम समझना चाहेंगे कि जो इसकी शक्तियां हैं, हमने बता दिया, इसके काम के बारे में बता दिया, लेकिन अब इनके शक्तियां, इनके काम, इनमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और किस तरीके से ये अपराध पर नियंत्रण कर पाएगा, आप कैसे इसको देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी मिल सकती है, और इससे आपको लगता है कि यूपी पुलिस पर जो दबाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा? बिल्कुल, इस पे यूपी पुलिस पे जो, क्योंकि इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा एरिया है, तो ये जो स्पेशल हमारे सिक्योरिटी फोर्स बनी है, उससे यूपी पुलिस पे थोड़ा सा दबाव कम होगा, क्योंकि उनके जो एरियाज हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, उनका जो ड्यूटीज हैं, जो रोल है वो डिवाइड हो जाएंगे, और वो एक स्पेशल, जैसे आपको एक अपराध की एक श्रृंखला दे दी कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो वो अपने उस प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट करेंगे। और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो हमारे पास जो बहुत सारे आए हैं कि एयरपोर्ट पर, और यहाँ तक कि बहुत सारे वीआईपीज लोग अगर अपनी पैसे देकर इस सुविधाओं को लेना चाहें या सिक्योरिटी को अपने लिए अवेलेबल कराना चाहें, तो वो अपने लिए इस तरह की सिक्योरिटी ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि आज जो यूपी के अंदर पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 साल 1.5 साल से जब ये अपराधीकरण थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और जो ऑपरेशन क्लीन चिट जो हमें विफल होता नजर आ रहा था, उस ऑपरेशन क्लीन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि जब योगी जी ने शपथ ली थी तो उनका एक ही टारगेट था, अपराध मुक्त यूपी। और ये तो हम यही चाहेंगे कि अपराध मुक्त भारत हो, आज नहीं तो कल हमारी सबकी यही इच्छा है कि भारत ऐसा राज्य बने, ऐसा देश बने कि वो अपराध मुक्त हो। तो योगी जी का जो मेन टारगेट था ऑपरेशन क्लीन, ये उसमें उनको सपोर्ट करेगा। एसएसएफ की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखते हैं तो एकदम से तो आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। जो एसएसएफ के जवान होंगे वो कम से कम पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद ही उसको वारंट से, बिना वारंट के गिरफ्तार करेंगे। और वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से हमारे सामने हाई कोर्ट के जो बड़े मुद्दे हमारे सामने आए, मर्डर हुए, कुछ ब्लास्ट हुए, तो वो सारी सिचुएशन से अब हमें बचाव। अरुण चौबे जी देखिए, अब एसएसएफ, जिला पुलिस और बाकी जो पीएससी अलग अलग जो बटालियन है, अच्छा ठीक है, अरुण जी के पास आवाज नहीं जा पाई तकनीकी खामी वजह से। अब श्वेतांगी देखिए, तमाम सारी बातें आई, हमने इनकी शक्तियों पे बात कर ली, इनके कामकाज के तरीके पे भी बात कर ली कि भाई किस तरीके से, अलग तरीके से इनका पूरा डिपार्टमेंट होगा और सुरक्षा ये प्रदान करेंगी, और उसमें जो प्राइवेट संस्थान है वो लोग भी चाहे तो एसएसएफ की डिमांड कर सकते हैं और वो उनकी सुरक्षा का जिम्मा उठा सकती है। तो ये अलग इसकी थोड़ा व्यवस्था है। जो एक डर होता है कि भाई जिला पुलिस है तो जिला पुलिस का मिसयूज हो जाता है। हालांकि जब आप बहस कर रहे होंगे किसी भी कानून पे, तो हर कानून पे बहस की गुंजाइश होती है और हर जगह कुछ न कुछ नुक्स तो निकलता है। तो ऐसे में अगर यूपी के लिए कुछ बेहतर फोर्स का गठन हो रहा है, कुछ अच्छा सुझाव हो कि नहीं भाई इसमें ये चीज और जोड़ दिया जाए, ये चीज हटा दिया जाए, तो ये फोर्स यूपी के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसा अगर आपके पास कोई सुझाव हो या ऐसा कुछ क्लॉज जो आप हटाना चाहें, वो अगर आपके पास हो तो आप बताएं। जी अंजनी जी, मुझे लगता है कि आर्बिट्री पेटिशन वाली जो मैं बात कह रहा था, महेश मिश्र जी भी कह रहे थे कि वो उस तरह के क्लॉजेज उसमें ऐड है वो, और जब डीजीपी उत्तर प्रदेश के डीजीपी जब इसका रोड मैप तैयार कर लेंगे तो वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देश की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा सबसे पहले नंबर पे आती है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी का
जो संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और चाहे कोई सरकार केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, वो संविधान के ऊपर नहीं है। हम सब संविधान के अंतर्गत आते हैं और हमको वो प्रस्तावना कभी नहीं भूलना चाहिए जो 26 नवंबर 1949 की ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और हमने आत्मर्पित किया था। ठीक है। अब अरुण जी, चूंकि हम लोग आखिरी स्टेज में आ गए हैं, तो हमने इसकी शक्तियां, इसके कामकाज का तरीका, और देखिए जब एक स्वस्थ बहस होती है तो इसके किसी भी मुद्दे के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट पे बात होनी चाहिए। और विपक्ष के तौर पे श्वेतांग जी ने बात किया कि देखिए एक जो क्लॉज था कि मान लीजिए किसी सस्पेक्ट को किसी दुर्भावनावश अगर गिरफ्तार कर लिया गया हो तो उसके परिवार को राइट्स मिलने चाहिए उसके खिलाफ अपील करने की। चूंकि इसमें यह दिया गया कि कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले सकती, तो इस वजह से इनको इस बात का डर है कि कहीं ये असीमित शक्तियां पाकर ये असंवैधानिक न हो जाए ये फोर्स, ये इस बात का डर है विपक्ष को। अरुण जी, फाइनल कमेंट आपका। जी, बहुत फाइनल के तौर पर एक कहना चाहूंगा आपसे जी कि सबसे बड़ी बात की कितनी हास्यास्पद स्थिति तब हो जाती है जब लोग फंडामेंटल राइट की बात वे लोग करते हैं जो देश में इमरजेंसी। सर, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का है, अगर आप इसका जो सोल्यूशन है अभी का इनका वो बोल दीजिए तो देखिए आरोप लगते हैं दोनों, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, सबका फाइनल कमेंट लेना जी। बिल्कुल, मैं जो इनकी आशंका उस पर मैं आ रहा हूँ कि जिस भी इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके किसी परिवार के सदस्य को जो है उसके खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार होना चाहिए। तो इस एक में स्पष्ट एकदम आ गया है कि गिरफ्तारी इस स्थिति में होगी जबकि उस तो एकदम साक्ष्यों के साथ स्पष्ट विश्वास हो कि वह व्यक्ति अपराधी है और तब विश्वास के आधार पे वह स्पष्ट करके, साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट करके गिरफ्तार होगा तो फिर उसमें किसी के साथ अन्याय होने की कोई स्थिति ही नहीं बचती है। ठीक है, चलिए हमारे पास समय का अभाव है सर। महेश जी, अब ये समझना चाहेंगे आपको कि सीआईएसएफ के तर्ज पर एसएसएफ का गठन जब हो रहा है तो माना जा रहा है कि यूपी जैसे एक बड़े सूबे में ऐसे अपने फोर्स की आवश्यकता तो बहुत पहले से थी। अब इससे माना जाए कि जिला पुलिस, पीएससी और बाकी जो ये फोर्स हैं उन पर दबाव कम होगा और इसकी वजह से अगर एक स्पेशल जिम्मेदारी इस फोर्स को दी जाएगी तो बेहतर सुरक्षा हो पाएगी और कानून व्यवस्था बेहतर हो पाएगी। फाइनल कमेंट सर आपका। बिल्कुल बेहतर व्यवस्था होगी और निश्चित रूप से ये कोऑर्डिनेशन से लगा। ऐसा नहीं कि जिले का पुलिस अधीक्षक जो है वो अलग है, उसमें ये भी प्रावधान है कि जिले का पुलिस अधीक्षक भी इनकी कार्यप्रणाली को, कारगुजारी को देखता रहेगा इस फोर्स की। ये भी इसमें एक प्रावधान है उस एक्ट में जी। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया हो इस फोर्स को। ये फोर्स आइसोलेटेड नहीं है, डीजीपी के अंडर में काम करेगी, डायरेक्टर जनरल पुलिस के अंडर में काम करेगी, एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस होगा, आईजी होंगे, डीआईजी होंगे और ओवरऑल कंट्रोल जो है वो डीजीपी का होगा। तो ऐसा नहीं कि आइसोलेट हो गया, इन आइसोलेशन वर्क करेगी और जो मन में आए वो करने लगे, ऐसा नहीं है। पूरा नियंत्रण होगा, चेक्स एंड बैलेंस होंगे, उनकी डिसिप्लिन यदि कोई मिसयूज करता है उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन का भी प्रोविजन है, विभागीय कार्रवाई का प्रोविजन, कार्रवाई की जमात के खिलाफ यदि कोई अपने चलिए सर, ये आपने क्लियर कर दिया कि ये एकदम स्वतंत्र नहीं है, एकदम जो है ये बेकाबू नहीं हो पाएगी संस्था। इसके लिए भी कुछ क्लॉज बनाया गया और यूपी के जो पुलिस अधीक्षक है, एसएसपी है, एडीजी रैंक के अधिकारी इसके नेतृत्व करेंगे। अब फाइनल कमेंट सुमन जी आपका। मैं ये कहना चाहूंगी कि योगी का जो मास्टर स्ट्रोक है, आपको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि अपना यूपी का एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो, तो इस फोर्स से कितनी उम्मीद है आपको और क्या इससे आपको उम्मीद है आपको? इस स्ट्रोक से ये है कि यूपी में जो न्याय और कानून है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। और जो इन्होंने अभी बात कही थी कि पांडे जी ने कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का अधिकार हमारे तब तक होते हैं जब तक वो किसी दूसरे को आहत नहीं करते। हमारी स्वतंत्रता का या हमारी मौलिक अधिकारों तब तक कायम है यदि हम देश को या संविधान में किसी और को आहत कर रहे हैं या किसी और को चोट पहुंचा रहे हैं तो वहां पर हमारे मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, श्वेतांग जी आपका, अरुण जी आपका, महेश सर आपका और सुमन जी आपका। तो ये देखिए, ये जानना बेहद जरूरी था क्योंकि देखिए अब यूपी जैसे बड़े सूबे में एक यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है क्योंकि जब इतना बड़ा सूबा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्राइम का मामला सामने आता है। यहाँ पे सारे धार्मिक स्थल है, राम जन्मभूमि का मामला है, मंदिर यहीं पे है, कृष्ण जन्मभूमि है, ताजमहल है, तमाम ऐसे जो संस्थान है जहाँ पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए अलग से फोर्स का गठन किया गया है।
अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी ने जो ड्रीम प्रोजेक्ट उनका था, जिसका उन्होंने गठन कर दिया, इससे यूपी की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत होती है और अपराधी और अपराधियों पर कितना अपराध पर नियंत्रण लग पाता है। इसी के साथ राजपथ में इतना ही। नमस्कार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया है। मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। ज्वलंत सवाल, देश मांगे जवाब, कहीं जटिलता कहीं बवाल, हर बड़ी खबर का हम बताएंगे मर्म, हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। राष्ट्र धर्म जल्द आ रहा है दीपक शर्मा के साथ सिर्फ नेशनल वॉइस पर। आशियाने बरसों में बसते हैं, उजड़ने में वक्त नहीं लगता, त्रासदियां पल में गुजरती हैं, जख्म सालों तक नहीं भरता, कुछ वाक़े इतिहास बन जाते हैं, मुद्दतें गुजर जाती हैं, पर वो तल्ख एहसास नहीं जाता। मैं फरहा सिद्दीकी, मेरे साथ देखिए खबरों का हर पहलू सिर्फ नेशनल वॉइस पर। झूठ की परता ਨੂੰ खोलकर ਅਸੀਂ सच ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचावांगे। लोकतंत्र ਦਾ चौथा स्तंभ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ तथ्य ही विखावांगे, क्योंकि ਸਾਡੇ ਲਈ सब तो पहला राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम।